नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं काफर बुत परस्त राम भक्त संकेत चतुर्वेदी। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो कहानी सबसे पहले बताने वाला हूं जो आपने बचपन से सुनी है, जिसे आप अब तक कहानी समझते आए थे, मगर वो कहानी नहीं, हकीकत है। ये दास्तान है उन तीन बंदरों की जो ना तो कुछ देख सकते थे। ये उन तीन बंदरों की कहानी है जो ना तो कुछ बोल सकते थे। ये उन तीन बंदरों की कहानी है जो ना तो कुछ सुन सकते थे। तो ये तीन बंदरों की कहानी है। आप जानते हैं ये तीन बंदर किसके थे? जो ना देख सकते थे, ना सुन सकते थे, ना बोल सकते थे। मगर वक्त ने हमें बताया आगे चल करके कि ये तीन बंदर हम ही हैं। इस बात का पता हमें तब चला जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुई। मामला 2024 तक पहुंच गया है। आते आते वर्षों में जब से सेकुलरिज्म नाम का ये कीड़ा काटा है, और ये कीड़ा विशेष तौर पर विश्व में सिर्फ भारत में ही लगभग लगभग मिलता है, क्योंकि ये जो कीड़ा है ये ऐसे जलवायु में पनपता है जिसमें सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी में होता है, क्योंकि ये कीड़ा आपको बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगा। तो खैर, मैं आज कीड़े या बंदर के विषय में बात नहीं करने आया। मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपकी स्थिति आजकल है क्या। दोस्तों, कश्मीर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कश्मीर के बाद में और भी ऐसे कई किस्से हुए जिन पर भारत में सेकुलरिज्म नाम का शब्द आकर के स्वयं शर्मा गया है, शर्मा जाए, या फिर यूं कहूं। अभी बेंगलोर में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, ये वही बेंगलोर है जहां विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। ये वही बेंगलोर है दोस्तों जहां पर मतलब अभी रिसेंटली बम ब्लास्ट हुआ था। ये दर्शाता है कि वहां पे एक्सट्रीमिज्म एक चरम पर चल रहा है। ये वही बेंगलोर है दोस्तों जहां पर एक व्यक्ति जब हनुमान चालीसा सुन रहा होता है तो वहां पर करीबन 5 लड़के इसकी दुकान पर आते हैं, इसकी अपनी प्राइवेट दुकान में, जो कि एक मोबाइल की शॉप थी, वहां पर ये व्यक्ति सुन रहा होता है। शायद मनोज नाम था इसका। तो मनोज को उठा करके पहले तो कहा जाता है कि अजान हो रही है या होने वाली है और रमजान का टाइम है, तो ये बंद कर दो हनुमान चालीसा। एक बात बताना भाई, सेकुलरिज्म का अर्थ क्या हिंदू विरोध होता है? तो वो क्यों बंद करे? क्या अधिकार है आपको कि वो हनुमान चालीसा बंद करा दे? यह अपने आप में घृणित कार्य है। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ में धीरज की बात से, जो कि हमारा एक और मतलब एक तरह से कह सकते हैं सिस्टर चैनल है, धीरज की बात से धीरज भारद्वाज जी मौजूद हैं। नमस्कार धीरज जी, कैसे हैं? नमस्कार। जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ आपका स्वागत करता हूं। मैं जानना धन्यवाद। चाहता हूं कि ये आखिर जो शब्द है सेकुलरिज्म, जो कि 42nd अमेंडमेंट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, आपको क्या लगता है ये इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? समाज पर ये भाईचारा, इसका हिंदी अगर लिया जाए तो भाईचारा है। और जी। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, काफी लोग कहते हैं कि ये भाई उनके लिए है और चारा हम हैं। तो हिंदू जो है वो चारा है और वो भाईजान है। तो वही सेकुलरिज्म आज की तारीख में वही हो गया है कि कोई अल्पसंख्यक या शांति प्रिय लोग कुछ कहें तो उनके लिए सब कुछ, सारा कानून सब कुछ उनके लिए है। और अगर बहुसंख्यक जो सबसे ज्यादा संख्या में है भारत में, उन हिंदू, वो अगर कुछ भी कहे तो उनके लिए सजा है। तो दूसरों के लिए मजा, हमारे लिए सजा ही सेकुलरिज्म है। धीरज जी, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें एक शिवसेना के या कांग्रेस के नेता थे। वो कह रहे थे वर्ल्ड में अकेला भारत एग्जाम्पल है
जहां पर मेजॉरिटी को डर लगता है। तो कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने उनको जवाब दिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा एक बात बताइए, साउथ अफ्रीका जो था वो बेसिकली कंट्री जो था वो डार्क ओरिजिन के, स्किन के ओरिजिन के जो लोगों का था उनका था। रूल वहां पे कौन कर रहा था? रूल व्हाइट्स कर रहे थे। उसी प्रकार से जिम्बाब्वे में था। और सब जगह छोड़ दीजिए, हमारे भारत में ले लीजिए। हमारे भारत में अंग्रेज थे, अंग्रेजों से पहले मुगल थे, और मेजॉरिटी में कौन थे? हम थे। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी से नहीं डरेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन कमोवेश मैं तो ये मानता हूं, पिछले 1000 साल से हम मेजॉरिटियंस हमेशा माइनॉरिटियन से डरते आए हैं। और ये जो कीड़ा है सेकुलरिज्म वाला, जो सिर्फ भारत में पाया जा रहा है, जिसका उपयोग, मतलब ये सेकुलरिज्म कोई भावना वगैरह कुछ नहीं है साहब। ये सेकुलरिज्म दरअसल एक प्रकार से वोट बैंक उपजाने का एक तरीका है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये ऐसा ही है? दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत जो हुई, जब बुनियाद रखी गई आजादी के समय, जब देश विभाजन हुआ, तो दो देश इससे टूटकर बने और दोनों देश इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, लेकिन भारत को सेकुलर रखा गया। अब ये एक साजिश थी। उस समय हालांकि सेकुलर नहीं रखा गया था, उस समय इस पर साइलेंट हो गए नेहरू जी, या उस समय के जो संविधान निर्माता या जो भी शासक थे, वो इस पर साइलेंट हो गए। बाद में अचानक ये इंदिरा गांधी ने इसमें सेकुलर वर्ड शामिल कर दिया हमारे संविधान में, जो एक समझिए कि इलीगल है। उसको अभी तक चैलेंज भी नहीं किया जा रहा है या बदला भी नहीं जा रहा है। अब क्यों, करीब 10 साल हो गई मोदी सरकार को, लेकिन अभी भी उन्होंने बदला नहीं है और बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे मेरे ख्याल से अभी वो इंतजार कर रहे हैं अगले टर्म में फुल मेजोरिटी का। जब 2/3 बहुमत होगी तो वो इन छोटी-छोटी खामियों को सुधार पाएंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रश्न आपके, जो आपने अभी रिस्पॉन्स मेरे को दिया उससे बनता है, जो आउट ऑफ द स्क्रिप्ट भी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इस बार, जैसा कि लग भी रहा है, क्योंकि जनता जनार्दन है, और जिस प्रकार से ये सेकुलरिज्म के नाम पर सनातन का विरोध करते आए हैं, जैसे डीएमके के स्टालिन और ए राजा वगैरह ये सब हो गए, मतलब साउथ इंडिया में स्पेशली, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया हिंदी भाषी प्रांतों में तो ये जीरो है। और आप कर्नाटक वगैरह भी लें तो साउथ इंडिया में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें लिटरली बढ़ रही हैं, 400 पार सबने बताया। और यहाँ तक कि एक न्यूज चैनल पे मैं देख रहा था सर, जो उनका ओपिनियन पोल था, वो बता रहे कांग्रेस को लगभग लगभग 37 सीटें हैं जो आ रही हैं, 37 सीट्स। तो सर, जो क्वेश्चन इस सबसे उपजा है कि इतनी मतलब इतनी जबरदस्त, इतनी प्रोफाउंड मेजोरिटी के बावजूद, अगर अभी ये सेकुलरिज्म, जो ये इंपोर्टेड शब्द था रशियन प्रेशर के वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिन में आया था, अगर ये अभी समाप्त नहीं हुआ, क्या हम स्वयं खात्मे की ओर चल रहे हैं? मेरे ख्याल से इस बार जब सरकार आएगी तो यही मुद्दे होंगे, क्योंकि अभी तक जो मुद्दे थे भाजपा के पास, वो तो खत्म हो गए। अब देखिए, कहा जाए तो राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया, धारा 370 हटवा दिया, और जो छोटे-मोटे जो कानून में सुधार थे वो कर ही रहे हैं वो। लेकिन इस बार पहली बार है जब कोई वैसा ठोस मुद्दा नहीं है, फिर भी लोग भाजपा के साथ हैं। तो भाजपा के पास इस बार जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, वो मेरे ख्याल से इन्हीं अघोषित विषयों पर होगी। और जो जो कुछ भी जिसे वो सार्वजनिक तौर पर या शोर मचाकर अपना वो नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम कम्युनल हैं, और नहीं करना चाह रहे हैं, मुझे जो लग रहा है। और इसको इन्हीं विषयों पर वो उनका कंसंट्रेशन रहेगा, इन्हीं सुधारों पर। नीरज सर, प्रश्न मेरा ये था कि अगर अभी नहीं तो क्या कभी नहीं? अगर अभी नहीं बदला गया तो क्या जो भविष्य की शिलालेख है उस पर, इतिहास पर हमारा नाम मिटा दिया जाएगा? ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। इसीलिए इसको मतलब जो अभी हमारा जो भाजपा का जो नारा है, आप देख रहे होंगे, मोदी सरकार ने जो नारा दिया है, या टीम मोदी ने जो नारा दिया है, अब की बार 400 पार, वो इसी के लिए, यही जरूरत भी है
अभी मैं हाल में एक विश्लेषण देख रहा था, तो उसमें एक वकील है अश्विनी कुमार, उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार इसलिए भी जरूरी है कि 2/3 बहुमत हमें कई सारे फैसलों के लिए जरूरत होगी। तो 2/3 तो केवल लोकसभा में ही नहीं, राज्यसभा में ही। तो राज्यसभा में अभी हमारी संख्या, मतलब जो बीजेपी की संख्या है वो करीब 100 के आसपास है, और लोकसभा का जो अगर 400 होता है तब जाकर वो ज्वाइंट सेशन में 2/3 बहुमत होगी। अदरवाइज लोकसभा से पारित भी हो जाए और राज्यसभा से गिर जाए तो ऐसे में कानून नहीं बन सकता है, कोई भी कानून, या कानून में कोई सुधार नहीं हो सकता है। जैसा सेकुलरिज्म, मूल प्रस्तावना से अगर सेकुलरिज्म वर्ड हटाना है तो उसको भी नहीं हटाया जा सकता है जब तक 2/3 बहुमत नहीं हो। तो 2/3 बहुमत होना जरूरी है। अभी आपको लग रहा है कि ठीक है 10 साल शासन हो चुके और हटाया नहीं गया, तो हटाना इतना आसान भी नहीं है, और सुधारना, जो कई और सुधार जो है उनको करने की हालांकि जरूरत तो है, और इसी जरूरत के कारण ये मद्देनजर ये नारा भी दिया गया है कि अब की बार 400 पार, और इसकी धीरज जरूरत ही सर, नहीं। धीरज सर, ये जरूरत है या आवश्यकता है? हाँ, वही क्योंकि जरूरत दोनों बहुत आवश्यकता बड़ा जो भी फर्क है। कहिए वही वही ये बात है। जरूरत थी 1947 की, अब तो आवश्यकता है। अब अगर नहीं करा तो फिर कभी नहीं, अब तो फिर समाप्ति की ओर चढ़ लो भैया। चलिए, अब चूंकि बात चुनावों से संबंधित हो रही है इसलिए मैं इतिहास के गर्भ में ज्यादा नहीं जाऊंगा। बीजेपी को जो मैक्सिमम फायदा है वो किस चीज से है, और नुकसान मैक्सिमम जो है वो किस चीज से है 2024 के लोकसभा चुनावों में? देखिए, इस बार नुकसान केवल कांग्रेस को ही नहीं होगा, कांग्रेस को तो जितना नुकसान होना तो हो चुका। इस बार जो लेफ्ट पार्टियां हैं, जो साउथ की जो लेफ्ट पार्टियां हैं, या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, डीएमके, और वो केरल में जो कम्युनिस्ट हैं, और जो आंध्र प्रदेश में है जो या जगनमोहन रेड्डी वगैरह की पार्टियां, तो इन लोगों को ज्यादा नुकसान होगा जो मुझे लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस का जितना नुकसान होना था हो चुका। और जो नॉर्थ में तो मुझे नहीं लगता है जिस तरह की वो लहर है उसमें और किसी को फिर दोबारा मतलब बढ़ने का मौका मिलेगा। तो बात नुकसान की अगर हो रही है तो नुकसान साउथ इंडियन पार्टियों को ही, या जो ज्यादातर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्हें ही होगी। उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश में अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था, अखिलेश यादव ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में साइकिल चलेगी। तो किसी ने उसमें मीम बना रखा था, तो उसने बड़े मजाकिया अंदाज में लिखा कि आप साइकिल चलाओ या हवाई जहाज चलाओ, आएगा तो मोदी ही। आपको क्या लगता है, साइकिल या हवाई जहाज कुछ चलने वाला है? या हाथी? या हाथी चलाओ, साइकिल चलाओ, पंजे पे आओ और पंजे से कूदते आओ, लेकिन चलेगा, आएगा मोदी। नहीं, देखिए मतलब उत्तर भारत में क्या होता है, उत्तर भारत में एक ट्रेंड है कि लोग स्थानीय सरकार के लिए तो ठीक है, थोड़ी बहुत उन्हें वोट दे देते हैं, लोगों को वोट दे देते हैं, लेकिन उत्तर भारत के मतदाता स्थानीय चुनाव और केंद्र के चुनाव में साफ तौर से इस पर अलग करना, मतलब उनको अलग अलग नजरिए से देखना जानते हैं। तो उत्तर, जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश में है भी 73 वोट है भाजपा के पास, और उसमें से मुझे लग रहा है कि इस बार 80 में से 75 सीटें आ जाएंगी भाजपा को, जहां तक विश्लेषक कह रहे हैं। जहां तक दक्षिण भारत का क्या सवाल था, वो वहां पर अभी तक ये ट्रेंड नहीं था, वो स्थानीय प्रतिनिधियों को ही ज्यादा महत्व देते थे, और उन्हें ही महत्वपूर्ण मानते थे, इवन लोकसभा के चुनाव में भी। जी जी। वो लोकसभा में अपना प्रतिनिधि इसलिए भी रखना चाहते थे कि उन्हें लगता था कि उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी। लेकिन जब से मोदी जी ने साउथ में अपना अभियान शुरू किया है और साउथ के नेताओं को तरजीह देनी शुरू की है, इवन साउथ के मुद्दों को संसद में स्थान देना शुरू किया है, तब से लोगों का भाजपा के प्रति और गठबंधन दलों के प्रति विश्वास बढ़ा है। तो उन्हें, मुझे लग रहा है कि इस बार साउथ में एक बड़ी विक्ट्री के तौर पर मिलेगी इसको, भाजपा को। और साउथ से इनको ये जो 400 पार का जो नारा है, क्योंकि नॉर्थ में तो लगभग फुल हो चुका है, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश लगभग ये तो अपने पीक पर हैं, तो थोड़ा अरे बहुत यहाँ पंजाब में यही भी नहीं, फायदा होगा। देखिए देखिए, सिर्फ यही नहीं, अगर हम पश्चिम बंगाल की तरफ भी जाते हैं साहब, तो पश्चिम बंगाल में भी यही देखने को मिल रहा है।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीट्स, लोकसभा सीट्स इस बार इज फार नॉट फार बट एटलीस्ट मोर देन ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी से इसमें ज्यादा देखिए, सीटें, मतलब ये बड़ा आश्चर्यचकित सा कर देने वाला मेरे को लगा जो स्टैट्स जब मैंने पढ़ा। मैंने कहा यार ये व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो मेरे को समझ में आया नहीं, कहीं ना पश्चिम कहीं बंगाल ये में भी आप जो देखिए तो विधानसभा चुनाव में भी जो पिछली बार जो उससे पहले दो सीटों से बढ़ के 73 सीटों पर जब पहुंची है विधानसभा चुनाव में भाजपा, तो इसका मतलब है कि वो इसका जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है पश्चिम बंगाल में वो भी बहुत मल्टीपल फोल्ड में बढ़ा है। तो जब नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है तो केंद्र के लिए जब चुनाव होंगे तो उसमें तो जैसा कि अभी हाल में कई मुद्दे उभरे हैं, तो उसमें साफ समझ में आया है कि लोगों की वहां की जो जनता है, वहां के लोग हैं, उनका जो नजरिया है वो ममता दीदी के पक्ष में नहीं है। उनका जो मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं है, उनके फेवर में नहीं है। तो पश्चिम बंगाल तो बढ़ेगा ही, मतलब जो भारत की इसकी तरफ, मोदी जी की तरफ। उड़ीसा में भी और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब जैसा आपकी बातों से प्रतीत हो रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है, इसलिए जो मैं ये किताब से उठा के पहले तो साइड में रखता हूँ और जो जिस विषय पे चर्चा हो उसी पे करेंगे। अब मेरे को आप एक बात बताइए, जैसे आपने बताया उड़ीसा में जो हो रहा है, या जिस प्रकार से ये दूसरे जगह क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में, या इवन साउथ इंडिया के कई स्टेट्स में, जैसे मान लीजिए तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश में थोड़ा कम लग रहा है मेरे को। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या स्टेट का जो सब्जेक्ट थे, स्टेट की जो बातें थी, स्टेट के कारण जो जीता जाता था कोई भी स्टेट, लैंग्विस्टिक पे ये वो, नेशनलिज्म उससे बड़ी फोर्स बन के उभरी है। मतलब स्टेट के जो इश्यूज होते थे ना, लैंग्वेज के जो इश्यूज हो गए कि कहीं पे कन्नड़ है, कहीं पे वो असमीज है, उन सबसे ज्यादा बढ़ करके बांग्ला भाषा हो गई, उन सबसे ऊपर उठ करके क्या आया है, उठ करके ये आया है कि राष्ट्रीयता जो है वो बहुत बड़ा बाइंडिंग फोर्स होता है, और वो बहुत बड़ा बाइंडिंग फोर्स बन के आया भी है ऐसा। आपको क्या लगता है ऐसा होगा? हाँ, वही वही मैं बता रहा था कि जो दक्षिण भारत है इसमें ये कम था अभी तक। और मतलब उड़ीसा या दक्षिण भारत और उससे आगे नीचे जाइए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों में राष्ट्रीयता की जो परिभाषा थी वो कम थी। हालांकि वहाँ के लोकल जो प्रतिनिधि थे उन पर वो इसलिए ज्यादा रिलाई करते थे कि उनको लगता था कि उनकी आवाज भी केंद्र में पहुंचनी चाहिए। तो उन्हें वो मतलब एक अलग थलग जो लगता था कि इतने सालों से कांग्रेस ने उनको एक जो, या और भी दूसरी पार्टियां थी, उन्होंने वहां एक अपना जो प्रभाव बना रखा था, वो इस बार थोड़ा सा कम हो रहा है। कई जो साउथ में देखा अभी आपने हाल में, जब कोयम्बटूर का जो प्रधानमंत्री का दौरा था उसमें, या और भी जो दौरे हुए हैं प्रधानमंत्री के, तो उन्हें बहुत मतलब वार्म रिस्पांस मिला है वहां के लोगों से। और बिल्कुल मतलब लोगों की आंखों में आंसू है, ऐसा दिख रहा है कि लोग मतलब बिल्कुल उन्हें एक मसीहा के तौर पर देख रहे हैं साउथ में। तो जी हाँ, जी हाँ। नॉर्थ में तो मैं इनफैक्ट यही बात कहने वाला था कि दरअसल जब भी कभी भी होता है जैसे विपक्ष, और विपक्ष में स्पेशली राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी जब भी कटाक्ष करते हैं वो पता नहीं क्या, ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के बड़े नेता बाद में हैं, पहले तो बीजेपी के स्टार कैंपेनर है। वो प्रधानमंत्री के विषय में कुछ भी ऊटपटांग बोलने लग जाते थे कि चौकीदार चोर है। तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी एक प्रकार से इस घर के बड़े के समान है, कि वो वाकई जाहिर सी आदरणीय बात है। है। देखिए देखिए, राहुल गांधी ही नहीं, अभी हाल में लालू प्रसाद ने भी कहा था, उनके परिवार पर मतलब पर्सनल टिप्पणी की थी। तो जो भी मोदी जी पर निजी टिप्पणी कर रहा है वो नुकसान में ही रह रहा है। तो मतलब क्योंकि उसका लोगों जनता जवाब दे रही है। अभी हाल में उन्होंने लालू ने कहा कि वो उनका कोई परिवार नहीं है, तो सारे लोगों ने कह दिया, पूरे देश ने कहा कि मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार। अब ऐसे में राहुल गांधी हो, लालू प्रसाद हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, अगर मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, खासकर निजी प्रहार करते हैं, तो उन्हें जनता वोट के तौर पर और जवाब देगी, स्ट्रांग जवाब देगी। लालू, जहां तक राहुल गांधी की बात है या कांग्रेस की बात है, तो देखिए तो उन्होंने अपना वो अमेठी और रायबरेली दोनों सीट से भाग रहे हैं। तो अब वो बिल्कुल मतलब
वो नॉर्थ इंडिया से तो भाग ही रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि साउथ में भी अब उनको कोई सपोर्ट करेगा। साउथ में सुना था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट वहाँ की थी सीपीआई, सीपीआई विरोध कर रही थी उनके वहाँ पे से खड़े होने का। वो कह रहे थे यार ये तो हमारी सीट है, पहले गिनती चुनती की सीट है, तुम यहाँ पे आ गए और सर में दर्द करोगे। तो वहाँ यूजुअली इनके आने से सबको प्रॉब्लम है और कोई भी नहीं चाहेगा उसका पॉलिटिकल स्पेस जो है वो कम हो। और अदर व्हाई वुड एनीबडी लाइक कि उनका पॉलिटिकल स्पेस कम हो। पहली चीज तो ये है साहब। दूसरी चीज सर ये भी जो मेरे को लगा कि एक प्रश्न है, मतलब मैं आपसे उत्तर जानना चाह रहा हूँ कि सोनिया गांधी तो चली गई राज्यसभा में, तो उन्हें वो चुनाव का जो प्रोसेस है वो ही साइडलाइन कर दिया। जो बहन जी हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा, या दिया भी जा रहा है तो ढंग से नहीं दिया जाएगा। और तीसरे बच्चे राहुल गांधी, तो वो कभी वायनाड चले जाते हैं, कभी वायनाड से इधर तो आने की हिम्मत ही नहीं कर रही है हिंदी भाषी प्रदेश में। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बात कहना कि ये जो डायलॉग मारते हैं हमने अंग्रेजों से लड़े थे, अरे जो चुनाव नहीं लड़ पा रहा ढंग से वो अंग्रेजों से कहाँ लड़ा होगा? आपको लगता है ये अंग्रेजों से लड़े थे? अंग्रेजों से लाला लाजपत राय लड़े थे, अंग्रेजों से सुभाष चंद्र बोस लड़े थे, अंग्रेजों से भगत सिंह लड़े थे। ये तो इनको तो बस सत्ता का जब हस्तांतरण हुआ था उसकी चाबी दी गई थी। और माफी वीर ये कहते हैं कि सावरकर जी थे। सावरकर जी की तरह नहीं, जरा बंदूक दिखाते। अभी कई फ़िल्में आई हैं जिन्होंने उनको बहुत अच्छे से एक्सपोज़ किया है। अभी सावरकर भी आने वाली है अगले हफ्ते। वो उसने भी जो कांग्रेस है उसका जो क्या चरित्र था उसको एक्सपोज़ किया है। आज स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी क्या भूमिका थी, उसको भी बहुत अच्छे से एक्सपोज़ किया है। लेकिन केवल फ़िल्म की बात नहीं है, जनता भी समझने लगी है कि दैट इज द बेसिक इस क्वेश्चन। बात में इन लोगों का जो प्रचार तंत्र था उसमें कितनी सच्चाई थी और क्या उसका वास्तव में एक हकीकत क्या थी। तो ख़ैर दैट अब इज द ये तो धीरज सर, ज्ञान दैट की इज हो द गई। बेसिक, धीरज सर दैट्स द बेसिक क्वेश्चन कि क्या वोटर के माइंडसेट में परिवर्तन आया है? वोटर सोचने अलग तरीके से लग गया है, वोटर जागरूक हुआ है। वो सिर्फ अपने, मतलब एटलीस्ट मैंने अपने आसपास के नॉर्थ इंडियन जो हिंदी भाषी प्रांत है वहां देखा, वो ज्यादातर में वो ये नहीं, मतलब ज्यादातर वोटर अदर पूरे इंडिया में ऐसा ही करता होगा। उसको इससे मतलब नहीं कि तू मुझे फ्री राशन दे रहा है नहीं दे रहा है, वो ये भी पूछता है कि यार तू देश के लिए तूने करा क्या है, कि जिस बात के लिए तुम इतना उछल कूद मचा रहे हो ये बताओ तुमने अब तक क्या करा है। तो वोटर जागरूक हुआ कि नहीं हुआ, वोटर के सोचने का तरीका ढंग बदला कि नहीं बदला? वही वही मैं बता रहा था कि अब वोटर इतिहास पर नहीं, वर्तमान पर ज़्यादा केंद्रित करता है और भविष्य पर ज़्यादा केंद्रित कर रहा है अपना। तो जो केवल नॉर्थ का ही नहीं, साउथ का वोटर भी अब भविष्य पर केंद्रित हो रहा है और जो उसके जो मुद्दे हैं, वो स्थानीय मुद्दों को और जो राष्ट्रीय मुद्दों को वो मिलाकर जो देख रहा है, भविष्य भाजपा में देख रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है ये जो मोदी जी का नारा है या भाजपा का नारा है इस बार 400 पार, वो ज़्यादा फलीभूत होता दिख रहा है। जी हाँ, मेरा भी यही मानना है कि इस बार जो होने वाला है वो पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ। कई बड़े उलटफेर इस बार आने वाले हैं और चीजों को एक बार नए सिरे से लिखा जाएगा। तो देखते हैं भाइयों कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि जब तक चुनावों का पहाड़ नहीं आता, सुना है कि पॉलिटिकल पार्टी रूपी ऊंट जो है वो स्वयं को ही सबसे ऊंचा समझता है। अब चुनावों का पहाड़ आ गया है तो पॉलिटिकल पार्टी वोटरों के आगे झुक रही है और झुकना चाहिए भी। तो ये थी हमारी आज की डिबेट। आशा है आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपने हमें यहाँ तक देखा तो कुछ आपने खास पाया होगा, इसलिए हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। मैं संकेत चतुर्वेदी धीरज भारद्वाज जी के साथ में आप सबसे आज्ञा लेता हूं कि बस हम यूं गए और हम यूं आए। सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय श्री राम।